हमारा कल हम 4 रूल्स देख चुके थे, आज हमारा रूल नंबर 5 देखते हैं। लेट्स सी, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसके लास्ट में हमको वी ई एस ऐड करना होता है। फिर से देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है, उसके लास्ट लेटर एफ या एफ ई होते हैं, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस यूज़ करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। WIFE रूल के अकॉर्डिंग इसमें एफ या एफ ई, तो एफ ई वर्ड आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसको रिमूव करके, एफ को रिमूव करके WIVES, इसका VES, एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पे VES ऐड करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, LEAF लीफ, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में एफ आ रहा है, तो हम इस एफ को रिमूव करके इस एफ के प्लेस पे VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, लीव्स। नेक्स्ट वन THIEF थीफ, थीफ के एफ को रिमूव करके और उसके प्लेस पे हम VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, थीव, और इसका प्लूरल बनेगा थीव्स। नेक्स्ट वन SHELF शेल्फ, शेल्फ का एस रिमूव करके हम इसके आगे VES ऐड करेंगे तो शेल्फ्स, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 5 है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई वर्ड आते हैं तो इस एफ और एफ ई को रिमूव करके हमें उसके प्लेस पे VES ऐड करके और हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और आप इस रूल को अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट वन, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ई होता है पर फिर भी हम उसके आगे VES ना लगाकर एस लगाते हैं, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हमें माइंड में रखना है। देखिए PRFF प्रूफ, अब इसमें भी एफ है पर इसके आगे VES ने लगाकर इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ओनली एस ऐड करके, प्रूफ, प्रूफ्स, हुफ, हुफ्स, चीफ, चीफ्स, सेफ, सेफ्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ये वाला रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हमको स्पेशली अपने माइंड में रखना है। अब हमारा रूल नंबर 6, जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसका प्लूरल बनाते समय हमें ES यूज़ करना है। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे ओ होता है, आपको ये माइंड में रखना है कि अगर लास्ट में ओ है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, ES ऐड कर। अब देखिए टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट वाला लेटर इसका ओ है तो इसका प्लूरल बनाते समय इसके आगे हम ES ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, पोटैटो, इसका भी लास्ट लेटर ओ है तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इसके आगे ES ऐड करके। अब नेक्स्ट वन देखें, HERO हीरो, हीरो में भी लास्ट लेटर ओ है तो ओ के आगे बाद हम ES इसके ऐड करके इसका प्लूरल बना लेंगे। उसके बाद मैंगो, मैंगो के आगे ES ऐड करके और मैंगोज़, इसका प्लूरल बना लेंगे। तो आज हमने अभी तक 3 रूल देख लिए हैं। फर्स्ट रूल हमने देखा था कि एफ या एफ ई होने पर एफ और एफ ई को रिमूव करके VS ऐड करके बनाते हैं। फिर सेकंड जो रूल हमने देखा था कि एफ और एफ ई होते हुए भी हम उसके आगे सिर्फ एस लगा के बनाते हैं। वो सारे वर्ड्स भी आपने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब ये देखिए कि जिसके लास्ट में ओ आता है, जो ओ लेटर से फिनिश होता है जो वर्ड, तो उसके लास्ट में हम ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तब हम ये देखिए, और हमारा नेक्स्ट रूल कौन सा है कि अगर कोई भी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में हो या फिर हमारा इंडियन वर्ड नहीं हो, है ना, किसी फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड अगर हम अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं तो वो फॉरेन वर्ड हो गया। तो अगर उस वर्ड का अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे RADIO, अब इसमें भी आप कहेंगे ओ तो इसके अंदर भी आ रहा है पर ये इस रूल से नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ एस ऐड करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे इसमें भी एफ और एफ ई वाले हमने 2 रूल्स देखे हैं, तो उसी तरह से इसमें ओ वाले भी 2 रूल हैं, पर इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये इंडियन वर्ड्स है और ये इंडियन वर्ड्स नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए हम इसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे और इसके अंदर सिर्फ एस लगाकर इनका प्लूरल हम बनाएंगे। जैसे रेडियो के आगे सिर्फ एस ऐड किया, रेडियोज़, पियानोज़, ये सारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए ये वाला रूल हम इस पर अप्लाई
नहीं कर रहे हैं। फोटो के आगे हम एस लगाएंगे, फोटोज़, किलो, किलोज़। तो ये दोनों रूल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले दोनों रूल में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 7 देखिए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप EN या ERN ऐसे जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ये सिंपली आप हर क्लास में ये वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, CHILD चाइल्ड, और इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हमको REN ऐड करेंगे, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन देखेंगे ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हम EN यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सन। तो ये डिफरेंट वर्ड्स है थोड़ा, जो आपको अपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई कंपाउंड वर्ड्स है तो उसके आगे S लगाकर हम इसके प्लूरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लॉ, ये कंपाउंड वर्ड्स है, फादर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स ऐड होके अलग अलग वर्ड और न्यू वर्ड बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड के फादर्स इन लॉ, इसका प्लूरल ऐसे बनेगा, फादर्स इन लॉ। उसके बाद ये देखिए कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल बनाएंगे कैसे? कमांडर्स इन चीफ। तो एस सिर्फ इसमें ऐड होगा, इस वाले वर्ड में यूज़ होगा, इधर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा चेंज है, स्टेप डॉटर, तो इधर यूज़ करेंगे स्टेप डॉटर्स, इसमें पीछे वाले वर्ड में एस यूज़ हो रहा है डॉटर्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेप फादर, तो इसका प्लूरल बनेगा स्टेप फादर्स। तो आपको ये डिफरेंट कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9 कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके सिंगुलर से प्लूरल में हम चेंज किस हिसाब से करते हैं। देखिए आई, अगर वर्ड है आई तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? आई का प्लूरल होगा वी। ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको इनको ऐसे ही लर्न रखना है और सीखना है। मी का बनेगा अस, माई, इसका प्लूरल हो जाएगा आवर्स, माई सेल्फ का हो जाएगा आवर सेल्फ्स, एंड इधर देखिए ही, शी, इट। कॉमनली अगर इन 3 का प्लूरल सिमिलर होगा दे। उसके बाद हिम और हर, इन दोनों का भी कॉमनली देम होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इन दोनों का होगा देम सेल्व्स। हिज और हर, इन दोनों का होगा देयर। तो ये कुछ ग्रुप में वर्ड्स दे रखे हैं पर इनके प्लूरल 1 ही दे रखे हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 10, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर वर्ड और प्लूरल दोनों सेम वर्ड होते हैं और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। हम दोनों वर्ड को सिंगुलर में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम ये कौन कौन से वर्ड्स हैं। DER डियर, इसका सिंगुलर फॉर्म भी यही होगा और अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी इसका वर्ड DER डियर ही होगा, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं FISH फिश, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है तो भी ये फिश होगा और अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी ये फिश ही होगा। सो डियर स्टूडेंट, तो आज हमने देखिए कितने सारे, टोटली हम इस पूरे चैप्टर में 10 रूल्स लर्न कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है। आप वर्ड्स सिर्फ जो डिफरेंट है, जो किसी रूल से नहीं बन रहे हैं, आपको बस वही ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप सारे रूल्स लर्न कर लेंगे तो आपको ये वर्ड्स बार बार लर्न नहीं करने पड़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसको नोटबुक में लिखकर चैप्टर का टॉपिक डाल के और इसको नोटबुक में अच्छे से अरेंज करके और लर्न करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन ये सब करवाए थे, उसमें बोर्ड मास के थ्रू भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। बोर्ड मास में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाए थे, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। क्लियर। अब आपके नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। अब 4th में क्या है, इसमें ब्रैकेट ये भी आ रहे हैं बट इसमें अब जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत है। अगर इसमें अगर डिफरेंट डिनोमीटर होगा तो आपको एलसीएम लेना और सेम डिनोमीटर होगा तो आपको डायरेक्ट आपको न्यूमरेटर माइनस कर देना है। बट डिफरेंट डिनोमीटर हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो इसको भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 3rd तक तो मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखना।
ए 5 माइनस ब्रैकेट 8/11 3/11। यस, इसमें 8/11 माइनस 3/11 सेम डिनोमिनेटर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में आप देखना है कि माइनस दे रखा है डायरेक्टली। अगर इसमें कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये दे रखा हो तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम ही है, तो इसको डायरेक्ट करना है माइनस, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 8 माइनस 3, सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेना ही नहीं है, डायरेक्ट न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे। 5 माइनस, अब ये हो जाएगा आपके 5/11। क्लियर। अब यहाँ फ्रैक्शन है और यहाँ पर सिंपल ये होल नंबर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1 करना है। अब इसमें 1 और 11, अब इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर आ गए, तो इसको क्या करना है आपको एलसीएम। अब 1 और 11 किसी भी आपके नंबर का अगर आप 1 से एलसीएम करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 11 1 का एलसीएम आपको लेने की जरूरत थी, डायरेक्ट 1, डायरेक्ट 11 आ जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा 11 1 का एलसीएम 11। वही प्रोसेस करनी है, 1 से फर्स्ट को आपको क्या करना है उसको डिवाइड करना है। 1 के टेबल में 11 टाइम और 11 × 5, तो ये आ जाएगा आपके 55। क्लियर। उसके बाद माइनस और 11 के टेबल में 11 1 टाइम और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, देन माइनस हो जाएगा 55 माइनस 5 50 और 50/11। अब ये है, अब इसको आपको इसको मिक्स में चेंज कर सकते हो, 11 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट बी, अब इसमें देखना डिफरेंट डिनोमीटर वाला, ये भी आपको बता देती हूँ, डिफरेंट डिनोमीटर इसी का बी ले लो आप। बी 1/2 डिवाइड ब्रैकेट में है 7/8 माइनस 3/5, ये है 7/8 माइनस 3/5। अब इसमें 1/2 डिवाइड, पहले आपको डिवाइड सॉल्व नहीं करना है, ब्रैकेट में माइनस है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो 8 और 5 का आपको एलसीएम लेना है। ब्रैकेट बना 40, 8 और 5 का एलसीएम 40, सेम वही प्रोसेस करनी है। 8 के टेबल में 40 5 टाइम और 5 × 7, 5 × 7 35 माइनस 5 के टेबल में 40 8 टाइम और 8 × 3 8 × 3 24, 1/2 डिवाइड, अब ब्रैकेट में सॉल्व करना है आपको इसको, तो ये हो जाएगा 11/40। अब ये ब्रैकेट आप रिमूव कर दो, ब्रैकेट रिमूव, अब डाय 11/40 आ गया। क्लियर। 1/2 इंटू 40/11, 2 के टेबल से ये 20 टाइम कट रहा है, 2 के टेबल से ये 20, अब आंसर क्या आ जाएगा 20/11। तो ये आपके, इसको भी आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड करके। नेक्स्ट सी, अब सी में आपके ब्रैकेट में प्लस दे रखा है और प्लस इसमें मिक्स दे रखा है, तो मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके वही एलसीएम करके करना है आपको। डी में भी आपके इसमें आगे ब्रैकेट दे रखा है, आगे हो पीछे ब्रैकेट सेम ही डिवाइड करके करना है, पहले आपको इसको एलसीएम करके फिर करना है। ठीक है। ई में देखना 4/7 डिवाइड, ब्रैकेट में देगा 1/3 इंटू 2v 4/5। अब इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे और फिर 4/7।
4/7 डिवाइड 1/3 ये। अब यह मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से हो जाएगा 4/7 डिवाइड ब्रैकेट में 1/3 तो एज इट इज इंटू, इसको मिक्स है तो इम्प्रॉपर में करना है 14/5 4/7 डिवाइड, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो आप। yes. 4/7 डिवाइडेड बाय 1/3, हमने इसको इसमें चेंज कर दिया इम्प्रॉपर में। अब आपको क्या करना है 4/7 डिवाइड का साइन ब्रैकेट है 3/14, कुछ कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 14/15। 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर 3 × 5 14। यस, अब नेक्स्ट चेंज हो जाएगा ये 4/7 इंटू 4/7 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 14 और ये इन्वर्स हो गया। क्लियर, और यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपके 98 इस 60/98। अब ये भी इम्प्रॉपर में, ये में प्रॉपर में, तो ये आपके फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एफ वाला देखना, 3/4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1/6 डिवाइडेड 1/2। अब इसमें ब्रैकेट में पहले डिवाइड है, डिवाइड सॉल्व करना है, डिवाइड को सॉल्व करके फिर बाहर वाले जो डिवाइड है उसको सॉल्व करना है, वो भी इन्वर्स करके। नेक्स्ट जी 1/4 ब्रैकेट में -1/6 ऑफ, फिर ब्रैकेट में 3/5 माइनस 5/12 ब्रैकेट, फिर इंटू, अब इसमें 3 ब्रैकेट है 5/8 माइनस 7/12 3 ब्रैकेट है, तो इसमें फर्स्ट आपको तीनों ब्रैकेट सॉल्व करने हैं 1/4, और इसमें तीनों में क्या करना है एलसीएम लेना है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है 4 और 6, यहाँ पर 4 और 6 का 24, 3 12 का 12 और 8 और 12 का 24, तो ये एलसीएम लेके फिर ऑफ करके सॉल्व करना है। अब 5th क्वेश्चन देखना है, सिंप्लीफाई। फिफ्थ क्वेश्चन देखना है, 5th में आपके हैं ए ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड 1/4 1/6। अब इसमें डबल, इसमें भी यहाँ ब्रैकेट है और इसमें भी दोनों साइड ब्रैकेट है। अब यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट सॉल्व करने एलसीएम 6 3 प्लस 2 से डिवाइड करना है 6 को 3 और 3 × 1 3 2 ब्रैकेट में डिवाइड, यहाँ पर आपको 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम 12 भी होता है 24, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। वो तो अगर मैंने 24 लिया तो आगे जाके वैसे कट जाएगा, नहीं तो आप 12 भी ले सकते हो। 4 के टेबल में 24 6 और 6 माइनस और ये
4, 6 के टेबल में 24 4 टाइम और 4 इंटू 1 4, ये हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड 2/24। देन ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगे। अब ये 5/6 इंटू 24/2 अब कट रहा है 6 के टेबल से 24 4 टाइम और 4 और 2 भी कट रहा है 2 टाइम, तो आंसर आएगा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट बी 24/35 डिवाइडेड बाई 6/7 प्लस 5/9, ये तीनों ब्रैकेट में और इंटू 3/4। अब इसमें क्या करना है, डिवाइड है और डिवाइड के बाद ये बी वाला क्वेश्चन देखना, बी 24/35 6/7 प्लस 5/9 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/4। अब इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे फर्स्ट ये दोनों ये डिवाइड है तो डिवाइड बाय सोल्व होगा। देन इन दोनों का जो आंसर आएगा उससे आपको इसको प्लस डायरेक्ट नहीं करना है, वही डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो आपको एलसीएम लेना है। जैसे अगर आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ, एक स्टेप है 35 इंटू 7/6 और ये एच डी रहेगा, ठीक है, इंटू 3/4। अब यहाँ पर ये कट रहा है, ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। अभी इसको आप रहने देना, अभी इसको ड्रॉप करना है, ये दोनों सॉल्व करना है। 6 के टेबल में ये कट रहा है 4 टाइम और 7 के टेबल से 5 टाइम, तो क्या हो गया 4/5 4 और यहाँ हो गया 5 प्लस 5/9। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके आंसर आ जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हिस्ट्री के अंदर मेडिवल इंडिया। इसके अंदर आधा लेसन अपना ऑलमोस्ट हो चुका है और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या बताया था, किस प्रकार से अपने देश के अलग अलग नाम पढ़े थे, क्या भौतिक प्रभाव पढ़े थे, उसके बाद कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे, किन किन पीरियड्स में उनको डिवाइड कर रखा था, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था। अब अपन पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस, यानी कि हमको मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम हमारे इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। Historians depend on a variety of sources to explore the past. For medieval period, there are two main sources, archaeological and literature. अब यहाँ पर आपको दो प्रकार के सोर्सेज दे रखे हैं, इनको अंडरलाइन कर देना, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का मीन्स होता है ऐसे सोर्सेज जो पुरातात्विक विभाग से एक डिपार्टमेंट होता है पुरातात्विक विभाग, जो आर्कोलॉजिकल जो खुदाई का और उससे रिलेटेड काम करते हैं। जैसे कह सकते हैं आप लोग घूमने गए हो तो आपने मोनूमेंट्स, पिलर, स्तूप्स ये सारे देखे होंगे, वो सारे आपके किससे रिलेटेड है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से। और सेकेंड आता है लिटरेरी सोर्सेज, इसमें जो आपकी बुक्स आती है रामायण, महाभारत, बड़े बड़े जो भी ग्रंथ आते हैं, गीता या फिर कह सकते हैं कोई एपिक से लिखे हुए हैं, वो सारे आपके लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। लिटरेरी में फिर अलग अलग पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, तो अभी अपने को यहाँ पर दो ही दे रखे हैं, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो फर्स्ट दे रखा है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, अब इसको भी वापस से डिवाइड कर रखा है, इसके अंदर कौन कौन से सोर्सेज हैं। द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स, इनको भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट दे रखा है आपके बिल्डिंग,
यहाँ पर बिल्डिंग्स का मतलब ये नहीं कि आपके घर पे जो बिल्डिंग है वो आपकी किसी हिस्ट्री से, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती है वो हमें हमारे इतिहास के बारे में बता सकती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अब हम क्या करते हैं कि घर के बाहर नेम प्लेट लगवाते हैं, उसमें आपके फादर्स मदर्स और भी जो भी नेक्स्ट आपके भाई हैं उनके बारे में उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन आपने कभी बहुत पुराने घर देखे हो तो उसके ऊपर ईयर लिखा हुआ होता था कि वह मकान कब बना है, तो उसके बारे में अपने को पता चला। अब आप उस मकान के अंदर जाते हो सपोज, तो माना कि 1875 में बना था। अब 1875 में उस मकान के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर किस किस प्रकार की कह सकते हैं कि और कैसे कैसे प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया, यानी कि कैसे उस समय ब्रिक्स चलती थी, किस प्रकार की सीमेंट चलती थी या चूना पत्थर चलता था, फ्लोर कैसी बनी हुई है, फर्श किस मार्बल्स की, उस समय मार्बल तो अवेलेबल होगा नहीं लेकिन सिंपल जो भी होता है, तो वो हमको बताता है हम किसके बारे में, हमारे पास्ट के बारे में। तो यहाँ पर भी दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स जो आते हैं किसके अंदर, मोनूमेंट्स के अंदर। मोनूमेंट्स का मीन्स होता है स्मारक। नेक्स्ट दे रखा है न्यूमिस्टिमेटिक एविडेंस, कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब जो आपके सिक्के होते हैं। एपिग्राफिक एविडेंस इसके अंदर आता है इंस्क्रिप्शंस, और आर्टिस्टिक एविडेंस इसके अंदर आता है पेंटिंग्स। ये चारों जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपको लर्न भी करने हैं, और आप नोट्स बना रहे हो, आपको एक ही नोटबुक बनानी है सोशल की अभी, तो उसमें आप 3 पार्ट उसके डिवाइड कर देना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। तो उसके अंदर अभी जो मैंने आपको बोला है कि इन लाइंस को अंडरलाइन करना, पिछले 2 जो वीडियो में बताया है कि ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इनको अंडरलाइन करना, तो जो भी अंडरलाइन करने के लिए बोल रही हूँ, जो भी पॉइंट्स नोट करने के लिए बोल रही हूँ, वो आप उसको नोटबुक के रूप में लिखना, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेन जो पॉइंट्स होते हैं उससे क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं। किसके अंदर लिखने हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर, बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स, न्यूमिस्टिक एविडेंस, एपिग्राफिक एविडेंस, आर्टिस्टिक एविडेंस। अब इसमें फर्स्ट दे रखा है मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स के अंदर आपको देखो 2 पिक्चर्स बता रखी है, ताजमहल एंड रेड फोर्ट। ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ पर घूमने भी गए होंगे और आपने देखा भी होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं और देखते कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि अभी तो हम कहीं घूमने बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जब भी हम कभी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर जो भी लिखा हुआ होता है, जो भी बना रखा होता है, उसको अच्छे से देखना चाहिए और उसको उसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि क्योंकि देखी हुई चीज़ हमें हमेशा क्या रहती है, याद रहती है। तो अब देखो इसके बारे में क्या दे रखा है, मोनूमेंट्स इंक्लूड, मोनूमेंट्स के अंदर क्या क्या था, टेम्पल, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स, टॉम्ब्स, एक्सेट्रा। दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिस बट ऑल्सो अबाउट द सोसाइटी। देखो क्या दे रखा, दे नॉट टेल अस अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसमें ये नहीं खाली हमें हमारे धर्म के बारे में बताया जाता है कि मंदिर में हम किसकी पूजा करते हैं, मस्जिद में किसकी करते हैं, किलों में जाके अपन क्या करते हैं, बट ऑल्सो अबाउट द सोसाइटी। ये हमें हमारे समाज के बारे में भी बताता है। इट्स आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, उसके साथ साथ ही आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताता है। सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स आर द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द ताजमहल इन आगरा एंड वेरियस टेम्पल्स इन द साउथ। ये पूरा मॉन्यूमेंट्स का जो ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ये आपको पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पूरा अंडरलाइन करना है। और पीछे क्वेश्चंस भी आएगा कि आपको किसी एक के ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखना है, तो मॉन्यूमेंट्स का इजी भी है, आपको लर्न भी हो जाएगा, तो इसको आप पूरा अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बताया, कॉइन्स का मीन्स कह सकते हैं सिक्के, जो आप लोगों ने पुराने, आपके पेरेंट्स ने भी देखे होंगे और बहुत सारे लोगों ने तो स्टोर करके भी रख रखे हैं, उनको संग्रहित करके रख रखे होंगे ताकि उनके बारे में अपने को, पास्ट के बारे में अपने को पता चलता है। तो अब कॉइन्स के बारे में हम देखेंगे। कॉइन्स फ्रॉम मेडिवल पीरियड गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट रूलर्स ऑफ दैट टाइम, यानी कि उस समय जो रूलर्स, यानी कि जो शासन करने वाले थे, शासन करते थे, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, कॉइन्स। एंड अचीवमेंट, अचीवमेंट्स का मीन्स होता है उन राजाओं की क्या क्या उपलब्धियाँ थी उसके बारे में भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन्स बिलोंगिंग टू मुगल पीरियड डिपिक्ट द पोर्ट्रेट्स ऑफ मुगल रूलर्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्टिमेटिक। क्यों, कैसे पता चलता है आप कॉइन्स से कि हमको राजा महाराजाओं ने क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की थी, कब उनका शासन चला है। आप लोगों ने अभी भी अपन कॉइन्स देखते हैं, उस कॉइन्स के ऊपर अपने जो अपना सिंबल है इंडिया का, अशोक स्तंभ का, कभी उसका फोटो, या कह सकते हैं डिफरेंट जो बहुत अच्छी चीज़ें होती है जो अजूबे के अंदर आती है, ऐसी चीज़ों का फोटो किसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर लगाया जाता है।
तो कि इससे क्या पता चलता, उस समय क्या करते थे वो राजा महाराजा अपने फोटो देते थे। क्या दे रखा है, पीरियड डेपिक्ट एंड पोर्ट्रेट। डेपिक्ट का मतलब उनके जो पिक्चर्स होते थे, उनके जो चित्र होते थे वो उन सिक्कों के ऊपर वो प्रिंट करवाते थे। साथ ही साथ में उनका शासन का जो समय होता था उसको अभी भी चलता है। आप जो भी कॉइन्स देखते हो उसके नीचे ईयर लिखा होता है, यानी किस ईयर में कौन सा कॉइन्स बन रहा था, उस समय भी ईयर्स लिखा। तो उस कॉइन से हमको ये पता चलता था कि ये जो कॉइन्स है किस राजा के समय का था और किस समय उन्होंने शासन किया था। उसके अलावा उनको और कोई भी उसके ऊपर फोटो देना होता था उनके शासन से रिलेटेड, तो वो उस कॉइन्स के ऊपर प्रिंट करवाते थे। जो इस कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमिस्मेटिक कहेंगे। अंडरलाइन कर देना, पीछे आएगा। हु वॉज न्यूमिस्मेटिक, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। नेक्स्ट दे रखा है इंस्क्रिप्शंस। क्या होते हैं इंस्क्रिप्शंस? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ इज नॉन एज एपिग्राफी। अंडरलाइन कर देना, एपिग्राफ इज नॉन एज एपिग्राफी। द इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ आर द राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हैंड सरफेस। क्या दे रखा है? द इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ आर द राइटिंग एनग्रेव्ड। राइटिंग यानी कि जिनको लिखा गया हो, एनग्रेव्ड का मतलब उभारना, ऑन हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस का मतलब ऐसी जगह पर लिखा जाना, जैसे कह सकते हैं कि पत्थरों के ऊपर लिखा गया हो, किसी पिलर के ऊपर लिखा गया हो, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा गया हो, उनको ओपन का हार्ड सरफेस। सॉफ्ट कॉपी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, हार्ड सरफेस। द इंस्क्रिप्शन वर रिटर्न इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट, जिसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया और स्क्रिप्ट जो अपनी लिपि होती, जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना देवनागरी लिपि होती, उसी प्रकार से प्राकृत, पाली, अलग अलग स्क्रिप्ट पहले चलती थी। इन द एनिशियंट पीरियड, प्राचीन समय में एपिग्राफी वॉज मेड ऑन केव वॉल्स। कहाँ पर लिखा जाता है? केव। केव का नाम सुना है आपने? गुफाएं जो होती है उसकी दीवारों पर। रॉक्स चट्टाने, स्टोन पत्थर, पिलर्स, जो बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, आप लोगों ने कभी किसी मंदिर में गए होंगे तो मंदिर जो खड़े होते हैं वो बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर खड़े होते हैं, उन पिलर्स के ऊपर। तो ये सारा जो इंस्क्रिप्शन है किन किन के ऊपर लिखा गया है? केव वॉल्स, रॉक्स, स्टोन्स, पिलर्स, एक्स। लेटर ऑन इट वॉज मेड ऑन कॉपर प्लेट। बाद में इसको किसके ऊपर लिखा गया था? कॉपर प्लेट्स के ऊपर। दिस इंस्क्रिप्शन गिव डिटेल्स अबाउट टेम्पल्स और स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स रिटन इन प्रेज ऑफ किंग कॉल्ड प्रशस्तिस। देखो क्या दे रखा है? दिस इंस्क्रिप्शन गिव डिटेल्स। ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए वो किसके डिटेल्स बताते हैं? अबाउट टेम्पल और स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, यानी पोएम्स के थ्रू लिखे हुए होते हैं। रिटन इन प्रेज ऑफ किंग कॉल्ड, यानी कि किसी भी राजा के बारे में या कुछ भी लिखा गया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रशस्ति। क्या कहा जाएगा इसको? प्रशस्ति। आप में से कोई भी राजसमंद झील अगर देखने गया हो तो वहाँ पर जो राजा महाराजाओं का शासन चलता था तो वहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स बना रखे हैं, या कह सकते हैं कि ऐसी वॉल्स बना रखी है जिसके ऊपर उन राजा महाराजाओं की प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? प्रशस्ति, जिसको देखकर अपने को पता चलता है कि उस समय उन राजा महाराजा ने क्या क्या काम किया था और क्या क्या नहीं किया था। नहीं किया था वो तो नहीं लिखा जाता, लेकिन जो अच्छी उपलब्धियाँ होती है, जो अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं, जो उन राजाओं ने काम किया होता है उसके बारे में, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रशस्ति कहेंगे। लास्ट पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, पेंटिंग्स। पेंटिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। दे टेल अस अबाउट द कस्टम, रूलर्स एंड सोशो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीरियड। देखो क्या देखा, पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जब अपन ने 6th क्लास में पढ़ा था तो उसमें लोग क्या करते थे, उनके पास पेंटिंग्स बनाने के लिए कोई अच्छे कलर्स और ये नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, जो टूल्स होते थे, जो पत्थर होते थे, उनसे ही जो उस समय के जो शेप्स होते थे उसको बनाते थे। लेकिन जो हमारे स्टडी करने वाले लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट ने, उनको देख देख के उन लोगों ने पता लगाया कि पहले ऐसे ऐसे शेप्स चलते थे, ऐसे ऐसे एनिमल्स होते थे, वो सारी जानकारी उस। अब क्या आ गया? दे टेल अस अबाउट द कस्टम। अब ये जो जैसे ये दे रखा है मेडिवल पीरियड पेंटिंग, उस समय की जो पेंटिंग दे रखी है इस पिक्चर में पूरा बता रखा है कि किस प्रकार से पहले लोग शासन करते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, और उसके साथ ही साथ हमारे कस्टम्स, रूलर्स एंड सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जीवन था उसके बारे में पता चलता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेंटिंग कैसे बनवा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। Earlier painting depicted the religious beliefs. During Mughals, painting were a blend of Persian and Indian style. अलग अलग समय में अलग अलग स्टाइल्स बनी हुई थी। ये सारे जो पॉइंट्स दे रखे थे, मोनूमेंट्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शन और पेंटिंग्स, चारों इंपॉर्टेंट है। और चारों जो दे रखे हैं वो किसके अंदर दे रखे हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर दे रखे हैं। अब अपना लास्ट इसमें बचता है लिटरेरी सोर्सेज, वो हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इतना जितना मैंने बता दिया आप एक बार इसको अच्छे से और रीड कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास।
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का 2 पार्ट्स का वीडियो हम देख चुके हैं, हमने समझ भी लिया है। उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था ऑटोट्रॉप और हीटरोट्रॉप में क्या डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन देखी थी। लास्ट मैंने छोड़ा था आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं वो कुछ रॉ मटेरियल को यूज़ करके बनाते हैं। बाय प्रोडक्ट जो ग्लूकोज बनता है वो उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करता है। ठीक है, अब आगे लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, रॉ मटेरियल बता दिया था। अब आगे देखते हैं लीव्स फूड जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है यानी जो सेल्फ न्यूट्रिशन है, जो खाना अपना खुद बना रहा है, उन प्लांट्स में फूड बनता कैसे है। तो एक एक पार्ट्स को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले प्लांट की लीव्स जो कि आपके बुक में दे रखा है, सबसे पहले लीव्स को हम पढ़ेंगे जो कि ग्रीन कलर की होती है, जो कि सरफेस दो सरफेस होती है उसकी, ऊपर की साइड वाली अपर सरफेस, नीचे लोअर सरफेस, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है। आप सबने सब प्लांट्स पे लीव्स देखी होगी। लीव्स को बोला जाता है द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ये आपने बेसिक छोटी क्लासेस में भी आपने स्टडी किया होगा कि फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट इज नोन एज लीव्स। लीव्स को किचन कहा जाता है प्लांट का। तो वो क्यों कहा जाता है, वो रीज़न भी है। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट एज इन द सेल्स ऑफ दिस लीव्स देयर आर टाइनी स्ट्रक्चर द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोस means green, where food is made by the process of photosynthesis. The chloroplast contain a green pigment that's called chlorophyll. मतलब ये कि पहले तो बता दिया ग्रीन लीव्स को प्लांट्स का क्या कहते हैं, कीचन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे प्लांट का लीव्स ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे वो अपना फूड खुद बना रहा है या जहाँ पे उसका फूड बन रहा है। बाकी मैक्सिमम सारे प्लांट्स का फूड जो है वो लीव्स में ही प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको किचन बोल दिया। जैसे हमारे घर में होता है ना, घर में पूरा घर होता है, डाइनिंग रूम, हॉल, बेडरूम, किचन, लेकिन किचन कौन सा होता है, जहाँ पे फूड बनता है। दैट्स वाई हम प्लांट में ग्रीन लीव्स को फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री या फिर किचन बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे प्लांट का जो फूड है वो सिर्फ लीव्स में बनता है। ठीक है, उसके बाद है द सेल्स ऑफ दिस लीव्स आर टाइनी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। लीव्स जो होती है, आपके यहाँ पिक्चर दे नहीं रखा है, लीव्स आप सबको पता है जो शेप में होती है, सबको इमेजिन हो सकता है। तो ग्रीन लीव्स में जो टाइनी स्ट्रक्चर होता है यानी छोटा, टाइनी यानी छोटा स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोस का मीनिंग होता है ग्रीन, तो उसमें कुछ ऑब्वियसली ग्रीन सब्सटेंस या ग्रीन कुछ होगा। वेयर फूड इज मेड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर लीव्स का फूड बनता है, प्रिपेयर होता है। मैंने कह दिया प्लांट का लीव है जहाँ पर फूड बनेगा, और लीव्स में भी वापस एक चीज़ है और वो है क्लोरोप्लास्ट, जो बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है लेकिन वहीं पे फूड बनता है। मतलब ये समझ लो कि ग्रीन लीव्स में फूड बनता है या प्लांट्स में फूड बनता है तो वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा। दैट्स वाई हम अगर धूप में खड़े रहे तो हम भी ले सकते हैं, CO2 ले ले, वाटर ले ले, ये सब चीज़ें लेके हम फूड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का चीज़ नहीं है। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए हम खाना नहीं बना सकते। और प्लांट्स इसीलिए खाना बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट वेयर फूड इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट में होती है, हम में नहीं होती। क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। आपको ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेगा, बहुत इजी है। क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन लीव्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस दैट्स मेक्स द लीफ लुक ग्रीन। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही हर लीव्स का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल सब्सटेंस जो होगा ग्रीन लीव्स में, उसका काम क्या है कि वो सोलर एनर्जी यानी सन से मिलने वाली एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। कौन? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। जैसे हमारे अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है ब्लड को। उसी तरह से लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। क्लोरो का मीन्स होता है ग्रीन कलर, इसीलिए लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ये रीज़न है। छोटा सा एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि लीव्स का कलर ग्रीन किस वजह से होता है।
तो रीज़न आप बता सकते हो। अब ये फोटोसिंथेसिस जो लिखा है, आप इसके नोट्स बनाओगे अपनी नोटबुक में, तो आप लिखना लीव्स द किचन फैक्ट्री प्लांट हेडिंग डाल देना, उसके बाद लिखना फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को अलग यहाँ पे ला के लिख देना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये चीज़ इसकी क्या है, रिएक्शन। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लर्न नहीं लर्न करनी तो कोई बात नहीं, आप ये लर्न करो, ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और ये ईजी भी हो जाती है। प्लांट्स बाहर से क्या लेता है, CO2, या हवा से एटमॉस्फेयर से वो अंदर क्या लेगा, CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O। नीचे सॉइल में जो उसकी रूट्स लगी हुई है वो रूट्स क्या एब्जॉर्ब करेगी, वाटर, H2O मीन्स वाटर। तो CO2 प्लस H2O दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल। फिर ऊपर से वो क्या लेगा, सनलाइट, यहाँ से वो सनलाइट ले रहे हैं, और ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंस क्या है, क्लोरोफिल। तो 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें सब्सटेंस है रॉ मटेरियल के रूप में। इन चारों को ऐड करो तो एक चीज़ बनेगी और वो होगी C6H12O6 यानी ग्लूकोज, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। मतलब ये 1 2 3 4 ये रॉ मटेरियल है, इन सबको ऐड किया तो एक प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोज। C6H12O6 इस ग्लूकोज को वो बॉडी यूज़ कर लेती है, प्लांट बॉडी, ग्रोथ में, एक्टिविटीज़ को करने में, और उसके साथ ही एक चीज़ निकलती है और वो है O2 ऑक्सीजन, जो उसके काम की नहीं होती है। तो वो O2 ये प्लांट्स वापस क्या कर देता है, एक्सक्रीट या रिमूव आउट यानी बॉडी से बाहर निकाल देता है। निकालता कहाँ से, वही लीव्स से। लीव्स में छोटे छोटे स्टोमेटा यानी पोर्स होते हैं, जहाँ से वो CO2 को लेता है, वहीं से वो O2 को निकाल देता है, और वो O2 हमारे यूज़ में आती है ही हमारी रेस्पिरेशन में हम O2 को यूज़ करते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, प्लांट जो है वो अपनी C6H12O6 यानी ग्लूकोज को जो है वो स्टोरेज करता है। वो कभी रूट में करता है, कभी फ्रूट में करता है, तो जिसमें करता है वो चीज़ हम फ्रूट या वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। हो गया ये। नेक्स्ट, द इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड एट दिस लेवल, द एरो रिप्रेजेंट प्रोड्यूसेस। अब यहाँ पे देखो, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इट ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल एक्ट्स अपॉन CO2 एंड वाटर। मतलब ये लैंग्वेज बता रहा है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या। एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी। फिर क्या हुआ, क्लोरोफिल ने इसको क्या किया, ट्रैप किया, एब्जॉर्ब किया, एक्ट्स अपॉन CO2 एंड वाटर। इसको ट्रैप किया, लीव्स ने ट्रैप करके इसको वापस CO2 और वाटर के ऊपर एक्ट करवाया, मतलब इनके साथ वो जुड़ा ये चीज़। और फिर बाद में क्या बनेगा, टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ, मतलब ग्लूकोज बनेगा ये चीज़ और साथ में O2 बनेगा। आपको ये पिक्चर के थ्रू ये समझाना चाहता है। मैंने आपको ऑलरेडी रिएक्शन में बहुत अच्छे से समझा दिया है, ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, नोट्स में बना देना। The chemical energy is stored in the food that is prepared for photosynthesis. The leaves need water from the soil and CO2 कार्बन डाइऑक्साइड from the air. वही चीज़ बोल रहा है, लीव्स की ज़रूरत पड़ती है, वो लीव्स वो कहाँ से लीव्स में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वो वाटर वो सॉइल से लेता है, CO2 वो एयर से ले लेता है, यहाँ से ले लेगा। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। वाटर और मिनरल जो है वो कहाँ से जाएंगे, नीचे से जाएंगे, क्योंकि वो सॉइल में होते हैं, वो नीचे से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉइल बाय द रूट्स कैरी टू द स्टेम। और आपको पता है इनके बीच में ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है कि एक सेल से दूसरी सेल से टिश्यू से ऑर्गन, सब कुछ क्या पहुँच जाता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। Carried to the stem and finally to the leaves through water conducting tissues called xylem vessel. These vessels are present throughout the plant body as series of water pipe from roots to leaf. मतलब ये समझ जाओ, मैं इसको और पिक्चर से आपको क्लियर करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए ये समझ जाओ कि यहाँ जो रूट होगी, यहाँ जो लीव होगी, अब यहाँ से जो वाटर लिया इसने, उस वाटर को यहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा क्योंकि लीव्स में ही खाना बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वो वाटर का सप्लाई होता है वो आप इस तरह से समझो कि जैसे आपके घर में वाटर की सप्लाई करने के लिए आप पाइप लगाते हो, तो पाइप के थ्रू रूट से लीव्स तक पानी पहुँचेगा। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करके ठेठ यहाँ वाली ऊपर लीव्स तक पहुँचाते हैं, उसको बोलते हैं जाइलम वेसल्स, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैं फ्लोएम भी पढ़ाऊंगी, स्टोमेटा। दिस वेसल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी एज सीरीज ऑफ वाटर पाइप। वाटर के पाइप्स होते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। स्मॉल एरेटिंग पोर्स प्रेजेंट इन द लीव। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये लीव्स का डायग्राम दे रखा है, देख लो आप, ऐसी होती है लीव्स। इस लीव्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट डॉट होते हैं। अगर आपको लीव्स में पोर्स दिखाई नहीं दिए हो, कभी आपने ध्यान नहीं दिया हो,
तो किसी भी लीव्स को लाइट सरफेस में या बाहर के उजाले में आप जाके देखोगे, उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स दिखेंगे। पोर्स मीन्स ऐसे छेद नहीं दिखेंगे, होल्स नहीं दिखेंगे, आपको डॉट डॉट दिखेगा। वो जो डॉट्स होते हैं वो ही क्या होता है, पोर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा, ये वाला। ठीक है, अब एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखो तो वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, और आगे मैं क्लियर करूँगी, अभी के लिए आप याद रखना वाटर पाइप्स जो होते हैं वो जाइलम वेसल कहलाते हैं, और ये जो है वो स्टोमेटा है जो कि O2 को बाहर निकालता है, CO2 को अंदर लेता है। ठीक है, आगे का है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कंटिन्यू करवाऊँगी, इसके नोट ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल से वह अपना भोजन स्वयं बना रहे। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ऐसे पादप अपना भोजन कौन सी विधि से बनाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। वे पादप जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वे अपना भोजन किस प्रकार करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम आज समझेंगे। जैसे कुछ मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह पादप के ऊपर निर्भर है। उसी प्रकार कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैसे अमरबेल आप अपनी बुक्स के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए, ये अमरबेल का पादप है जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य पादप पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं, यानी कि जिस पर यह होते हैं उस पादप से अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए इन पादप को परपोषी कहलाता है। ये पादप कौन सा पादप है? परपोषी पादप। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी पादप कहते हैं। अमरबेल परजीवी पादप है, यह याद रखना। अमरबेल कैसा पादप है? परजीवी। क्यों? क्योंकि यह जिस पर आरोहित होता है उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, जैसे कुछ जानवर, जैसे मान लो मच्छर है, खटमल है, जू है, ये आपका खून चूसते हैं ना। उसी प्रकार कुछ अन्य पादप जो होते हैं, जैसे गटपर्णी, ये आपके डायग्राम दे रखा, आप अपने बुक्स के अंदर भी देख लीजिए। ये जो गटपर्णी पादप है, ये पादप गटपर्णी पादप कहलाता है। शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। तो यह पादप कीटों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कीट को अपना पाचन क्रिया में उपयोग करते हैं। यानी कि ये जो पादप होती हैं, इसके गड़े के आकार के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है। ये देखो, ये पादप है, ये पादप है, इनका ये जो भाग है, ये देखो एक घड़े का आकार है। ये घड़े का आकार वास्तव में इसकी क्या चीज़ है? पत्ती है। इस पादप के जो घड़े का आकार जो है वास्तव में इसकी पत्तियां हैं। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। ये पहला ऊपर का जो भाग होता है ना, ये एक ढक्कन का कार्य करता है। अच्छा, घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलते रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रोम होते हैं, जैसे बाल होते हैं ना, उस प्रकार बहुत सारे रेशे रोए होते हैं जो नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोम, अब कोई कीट, मान लो कोई कीट आया और इसके घड़े के अंदर प्रवेश कर गया, तो क्या होगा? यह घड़े के अंदर देखो, ये उन रोमों में फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है।
उस रोमों में फंस जाता है और उसके अंदर जो पाचक रस होते हैं वह उनका पाचन कर लेते हैं, यानी कि कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। जो कीटों का भक्षण करता है वह कीट भक्षी पादप कहलाता है। ये डायग्राम आप अपने नोटबुक के अंदर भी नोट कर लीजिएगा। अब देखो आगे है मृतजीवी। मृतजीवी पादप, आपने बाजार में वर्षा के दिनों में आपने बहुत सारी छतरी नुमा ऐसी चीज़ें देखी होगी जो कहीं लकड़ी पर या सड़ी गली चीज़ों पर आ जाती है, जिसको मशरूम कहते हैं, है ना। आपने बाजार में छत्रक मशरूम भी बिकते हुए देखा होगा, या वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनी, टूटी टहनी अथवा तनों छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी देखे होंगे। ये क्या चीज़ है? ये मशरूम क्या चीज़ है? ये देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार की संरचना जो आपके नोटबुक के अंदर दे रखी है, आपको पता चल जाएगा आपने इनको कहाँ देखी है। तो हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। डबल रोटी ब्रेड जो होता है, आप उसको क्या करो, एक ब्रेड का टुकड़ा लो, उसे जल में भिगो लो। ब्रेड का टुकड़ा क्या करना है, पानी में भिगो देना है और इसे किसी नम उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख लीजिए। जहाँ पर नमी हो वहाँ पर 2-3 दिन के लिए रख लीजिए और उस समय रख लीजिए जब तक कि उस पर कोई रोएं जैसी संरचना नहीं आए। कब तक रखना है? जब तक उस पर कोई रोएं जैसी संरचना नहीं आए। हम कुछ दिनों बाद देखते हैं तो उसके ऊपर सफ़ेद काले रोएं, रूई जैसी फफूंद यानी कि फंजाई आ जाती, कवक, है ना। ये कवक वास्तव में है क्या? ये देखो, हमने देखा कि उसके ऊपर रुई के धागों समान संरचना आ जाती। वास्तव में यह क्या है? यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ब्रेड का जो टुकड़ा था, हमने पानी में भिगोकर कुछ दिनों के लिए हमने नमी वाले स्थान पर रख लिया, तो उसके ऊपर हमने सफ़ेद संरचना, रुई जैसी संरचनाएं देखी। तो वो संरचना क्या है? कवक या फंजाई कहलाती है। ये कवक है, फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करती है तथा इसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित करने के पश्चात इस विलेय का भोजन करती है। यानी कि ये सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करती है। तो इनको मृतजीवी पादप कहते हैं। कौन सा पादप कहते हैं? मृतजीवी। जैसे देखो, हमने क्या किया था, ब्रेड का टुकड़ा लिया, पानी में भिगो कर रखा, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक फंजाई कवक आ जाता है। यह क्या है? मृतजीवी। ये सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हाँ, देखो, अवशोषण इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटन जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। ये परिभाषाएं आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लो कि जीव किसी मृत एवं विघटन जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक आचार यानी कि आचार हुआ, चमड़ा हुआ, कपड़े हुए, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उस स्थानों में उगते हैं जो नम और उष्ण हो, नमी हो, या कहाँ उगते हैं? जहाँ पर नमी हो, है ना। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नमी हो। और वर्षा ऋतु यानी कि कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति में है। बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा ये जीव उत्पन्न होते हैं और इस कारण ये वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने मृतजीवी पादप, कीट भक्षी पादप, है ना, इनके बारे में पढ़ा। तो हम घर पे बैठ के इनकी परिभाषा भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप अपनी एक बार इस जितना भी पढ़ा उसका रीडिंग कर लेना। थैंक यू वेरी मच।